चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं नवंबर 2020 के विगत वर्ष समाजकारी के प्रश्न पत्रों पर। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 पार्ट जो है प्रोवाइड करा चुका हूं। इसमें 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन पेपर एक वीडियो में मिलेगा और एक 17 से लेकर 34 तक के जो है एक वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सभी ऑप्शनों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं और एलिमेंट यानी और आपको घटक या उसके कंपोनेंट यानी तथ्य मैं आप लोगों से जोड़कर बताता हूं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि यहां आपको मैंने कल शाम को आप सभी लोगों को यहां पे देख सकते हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का ये पेपर देख रहे हैं। समाज शास्त्र का व्याख्या सहित ये प्रश्न पत्र है और इसमें लगभग आप लोगों को 10+ मिलने वाले हैं, 10+ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और वो भी व्याख्या के साथ समाज शास्त्र पर बेस्ड है। तो एमपीपीएससी की स्टूडेंट ध्यान रखें और DSSB की स्टूडेंट, ठीक है, ये इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। व्याख्या सहित यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक और पीडीएफ भेजा था जहां पर मैंने 180 के आसपास क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 180। परंतु इसका आप लोगों के पास जो है यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके आंसर नहीं मिलेंगे आपको। ये मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन पेपर ये आपका नवंबर का समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और एक दिन का है। केवल मुझे क्या करना है यहाँ पे, जिसे अगर हम बात करते हैं द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी को लेकर, तो इस किताब के लेखक कौन है, तो RK मुखर्जी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सोशल चेंज की पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए आपको अकबर का नाम नहीं यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो ये सारी मैं डिस्कशन आप लोगों से करूंगा, इसका आंसर आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, मैं करवा दूंगा इसका सॉल्व। जी सर, ये यूपी वाला आयोग जो उसका पीडीएफ सेंड कर दिए सर, 10 पेपर है उनका। हाँ, ये पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में डाला है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप जाकर देखेंगे ये वाला जो है यहाँ पर मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दिया, 10+ ही है आई थिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी को जो मिलेगा ये विगत वर्षों में पूछा गया पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं 2021 में हुआ था, 2016 में हुआ था, 2014 में पेपर हुआ था, यानी 3 पेपर तो आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। सब में 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ पर जो है राजकीय डिग्री कॉलेज के अकॉर्डिंग पूछा गया था, समाजकारी और समाजशास्त्र को बेस बनाकर। तो यहाँ पे 2021 और 17 में पेपर हुआ था, 13 में हुआ था, 12 में हुआ था, फिर 2008 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर वैकेंसी आई नहीं है इसके संबंध में, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का हुआ था, ठीक है, सोशोलॉजी का। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के आधार पे आया हुआ था वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको 4 पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है आपका यहाँ पर ये 5 है और ये 3, 5, 3, 8 हो गया आपका, और 8 और ये 4, यानी आपका 12 तो ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे देखिए ये 13 नंबर का उत्तराखंड का है, ये मध्य प्रदेश ये 14 नंबर का है, छत्तीसगढ़ का है ये 15। छत्तीसगढ़ का 2 बार हुआ था, 2016, 2014 में। तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 क्वेश्चन पेपर ये हो गए। हरियाणा के हुआ था 17। अब 70 × 100 कर लीजिए तो कुल टोटल आपको 1700 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, इस पीडीएफ में, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, ये पूरी पीडीएफ है, इसके नीचे व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशंस भी है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी फाइल है इसकी, ठीक है, आपका लगभग 300 MB के आसपास की आएगी फाइल, ठीक है। वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आप लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर पर, चलिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, संसाधन जुटाने में क्वेश्चन नंबर 35 है, संसाधन जुटाने में निम्नलिखित में से कौन से कौशल अनिवार्य हैं, ये आपके सामने सवाल है। अच्छा, शाम की क्लास आप सबकी 7 to 8 है और सोशल पॉलिसी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, आज इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है, जो कि DSSB और UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी 7 to 8 वाली, ठीक है। क्योंकि इस समय मैं वो चीजें बता रहा हूं आप लोगों को 7 to 8 में जो परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है।
आज 31 तारीख है, कुल मिलाकर 17 से 18 दिन आपके पास बचे हैं, यानी 18 तारीख को तो एग्जाम ही है, यानी मान के लिए 17 दिन बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो जरा बताइए, संसाधनों की पहचान करने का कौशल होना चाहिए क्या इसमें? कौशल कौन सा अनिवार्य होना चाहिए जब भी आपको संसाधन रिसोर्सेज वगैरह जुटाना होता है, तो उस कंडीशन पर तो आप कहिएगा कि संसाधनों का आइडेंटिफाई। देखिए, जब तक आप नीड या आवश्यकता को सेवार्थी को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उसके आधार पर संसाधन को जुटा नहीं पाएंगे। तो संसाधन को पहचान करने के कौशल आपके पास होने चाहिए कि जो आपने रिसोर्सेज वहां पर लिया है वो किस गोल्स में यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए पहला वाला पॉइंट आपका सत्य है। ठीक है, अनिवार्य है ये कौशल। फिर परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का कौशल होता है, यानी प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करने का कौशल, यानी आपको उसके आधार पे प्लानिंग मेथड्स, विधियां, प्रिंसिपल्स वगैरह भी लागू करना होगा। तो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए, जो कि संसाधन जुटाने के लिए ये कौशल अनिवार्य माना जाता है, परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए। तो आपका बी वाला पॉइंट भी आपका सही रहेगा। सी कहता है देशी संसाधनों का पता लगाने का कौशल होना चाहिए। बिल्कुल, यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, देशी संसाधनों मतलब होता है कि जैसे घर में अगर आपके पास कार्ड बचा हुआ है और भी कोई ऐसे अनयूज जो मटेरियल होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं, उसको आपको यूटिलाइज कर लेना है, उपयोग में लाना है, कौशल के रूप में या संसाधन जुटाने के रूप में उसको प्रयोग में लाना है, तो वो देशी संसाधनों का बोला जाता है। इसको देशी संसाधन मतलब कम खर्चीला हो। ठीक है, कम खर्चीला हो, तो देशी संसाधनों का पता लगाने का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए, यानी संसाधन जुटाने के लिए। तो यानी ए बी सी। केवल नगदी, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऑप्शन में केवल शब्द आए और हमेशा शब्द आए, ये बेसिकली हमेशा जो है गलत होते हैं, इसको एलिमेंट कर दिया करें। कभी कभी केवल वाला ऑप्शन सही चला जाता है और हमेशा वाला भी सही चला जाता है। ठीक है, लगभग ये 10% में रहते हैं अपवाद के रूप में। फिलहाल वो प्रश्न के बेस्ड पर बताता है, प्रश्न के बेस्ड पर। तो यहां पे देखिए, संसाधन जुटाने के लिए निम्न में से कौन से कौशल अनिवार्य होते हैं? कहता है केवल नगदी संग्रहण की क्षमता होनी चाहिए, जो कि ये पॉइंट आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये नहीं है। तो यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा तो केवल ऑप्शन ए बी सी वाला आपका सत्य जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का सवाल आपके सामने है। यहां देखिए, अंतरोपण एक शब्द मेंशन किया गया है, उसके बाद आप देख रहे हैं समाज अन्वेषण, फिर समस्या समाधान प्रतिमान, फिर कार्य केंद्रित प्रतिमान जो है लिखा हुआ है। देखिए, इस सवाल को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जब बेसिकली प्रश्न बनता है फैक्ट के रूप में तब। ठीक है, तो यहां अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इम्प्लेंशन बोला जाता है, इसको इनप्लांटेशन इसको कहा जाता है, इनप्लांटेशन इसको बोला जाता है, अंतरोपण को कहा जाता है। सोशल रिसोर्सेज कह लीजिए या सोशल एक्सप्लोरेशन कह लीजिए, तो एक्सप्लोरेशन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये समाज को एक्सप्लोरेशन से ही रिलेट कराया हुआ क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है, ये बात आप सबको पता है। फिर उसके बाद वर्क क्लाइंट, या आप ये भी कह सकते हो टास्क क्लाइंट सेंट्रल है या एक मॉडल है, ये शब्द भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आप सामाजिक समस्या समाधान का जो प्रतिमान है वो एच पल्लामेन का है, सन 1957 में, ये आप सभी लोगों को पता है। कार्य केंद्रित में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, जो कि टास्क पर बेस्ड है, ये उस क्रिया में आप लोग को ये भी चीजें पता है कि विलियम रीड का नाम आता है। किसका नाम आता है? टास्क सेंट्रल में विलियम रीड का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वर्क सेंट्रल इसको जो है बोला जाता है, इस चीज को। इतनी बातें एक बार आप सभी लोग बताइए, क्या आपको समझ पाए हैं आप लोग? एक बार स्पष्टीकरण करिए। कार्य केंद्रित प्रतिमान समझ पा रहे हैं? कार्य केंद्रित प्रतिमान क्या होता है? यहाँ पे टास्क बेसिकली फोकस किया जाता है, जो कार्य होता है उस पर बेसिकली यहाँ पर जो है फोकस किया जाता है, इसलिए यह आपका जो होगा विलियम रीड का आएगा। और देखिए, अंतरोपण एक शब्द यहां पर आप लोग देख रहे हैं। अंतरोपण में अगर हम बात करते हैं, जस्सी ट्राफ्ट का नाम आता है। देखिए, यहां अंतरोपण और साथ ही साथ एक और शब्द आता है हमारे सामने, परीक्षा में हम लोगों ने ये भी देखा होगा, कार्यात्मक अभिगम को लेकर। कार्यात्मक अभिगम को बढ़ावा देने में अपनी अगर कोई भूमिका निभाते हैं तो उस संबंध में जस्सी ट्राफ्ट का नाम आता है। ठीक है, जस्सी ट्राफ्ट का नाम आता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो जो जवाब होगा अंतरोपण को लेकर, अंतरोपण को लेकर
तो उस कंडीशन में इसे कहा जाएगा जिससे प्राप्त का नाम। अच्छा, इसकी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इसका मीनिंग भी क्या होता है ना। ये एक प्रकार से एम्ब्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इस अध्यारोपण शब्द को। अच्छा, ये होता क्या है, इस चीज को भी जानना अत्यंत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। मेरी आवाज स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूं प्लीज। हेलो, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे प्रत्यारोपण भी कहा जाता है, अंत्यारोपण को। ये अंत्यारोपण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा भ्रूण गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियल सतह से जुड़ता है, ठीक है। इस कंडीशन में बेसिकली प्रत्यारोपण जैसे शब्द जो है रिलेट होता है यहां पर। और ये शब्द किससे संबंधित है, तो ये जस्सी ट्राफ्ट से रिलेटेड है। और सामाजिक अन्वेषण यानी सामाजिक खोज की बात अगर करता है तो मैरी रिचमंड से रिलेटेड है। समस्या समाधान प्रतिमान मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डेड क्लासेस है, अगर आपकी क्लास छूट गई है तो वो आप जाके देख सकते हैं बाद में भी, ठीक है। तो यहां सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से क्या सॉल एलेंस्की के मॉडल, ठीक है, ऑफ सोशल एक्शन का भाग नहीं है। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है 37 नंबर का। प्लीज इस सवाल का एक बार मुझे जवाब बताएं कि इसका ऑप्शन क्या सत्य होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल एलेंस्की मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। जी, यहां यदि आप सभी लोग देखिए, स्थापना के प्रधान पर आक्रमण करना, ठीक है, एक प्रकार से अटैकिंग द हेड ऑफ द एस्टेब्लिश्ड की बात करता है। तो सॉल एलेंस्की के मॉडल में सोशल एक्शन में ये शब्द इन्वॉल्व है। सवाल पूछा गया ये है कि सोशल एक्शन के मॉडल में एलेंस्की के कौन सा शब्द इन्वॉल्व नहीं है। पहला इन्वॉल्व, जब स्थापना पर आक्रमण शामिल है तो 110% मैं आपको बता दूं क्रोध और घृणा का भाव भी उसमें शामिल रहेगा। सत्ताधारी व्यक्ति को बर्बाद करना बेसिकली इस शब्द को रिलेट कराता है ना। डिस्ट्रॉय द पर्सन इन पावर शब्द रिलेट होगा। द जनरेशन फीलिंग ऑफ एंगर एंड जो है हार्टेड जैसे शब्द भी इन्वॉल्व होगा। केवल जो साध्य के लिए साधन न्यायोचित होने चाहिए, मीन्स शुड बी जस्टिस फॉर द एंड, ठीक है। इस कंडीशन में सॉल एलेंस्की का जो मॉडल है सोशल एक्शन का, उसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि साध्य के लिए साधन न्यायोचित होने चाहिए, यह शब्द नहीं है। बाकी सोशल एक्शन में स्थापना के समय प्रधान पर आक्रमण करना हो गया, मेन चीजों पर बातचीत करना, क्रोध घृणा जैसे भाव भी उत्पन्न हो जाता है उसी में। सत्ताधारी व्यक्ति को बर्बाद कर देना, यदि आपको पता चला भाई कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, ये चीज है, तो उसको मीडिया हो, आप लोग जन सेवक वाले हो, जन प्रतिनिधित्व वाले कंडीशन में आते हो, तो आप वहां पर उसको नीचे गिरा भी सकते हो। तो इस कंडीशन में ये शब्द आता है। अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ था परंतु फैक्ट ध्यान में रखते हुए। तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा इस सवाल का क्वेश्चन। आदिम संस्कृति रिलेट कराई गई है, कहता है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आसान सा सवाल, और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं। प्रिमिटिव कल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट आपसे क्या बोलता है ऑप्शन में, शेड्यूल कास्ट, दूसरा कास्ट है, तीसरा ट्रिब्यूज है जिसको जनजाति कहते हैं, चौथा नस्ल है जिसको ब्रीड नाम से हम लोग जानते हैं। प्लीज इस सवाल का ऑप्शन बताइए कि क्या होना चाहिए सत्य। और परंतु मैं अगर आपसे बताता हूं क्वेश्चन नंबर 38 का नाम, तो ऑप्शन सही क्या होना चाहिए प्लीज। सर जनजाति तीसरा। बिल्कुल, यहाँ आदिम संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो आदिम संस्कृति जो है जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल, आपने यहां अगर ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है तो सत्य जवाब दिया है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आदिम संस्कृति आरंभिक मानव विज्ञानियों की शब्दावली में अनेक समाजों में से एक है।
जिसकी विशेषता ऐसी है कि जिनमें लिखित भाषा की कमी, सापेक्ष अलगाव, छोटी जनसंख्या, अपेक्षाकृत सरल सामाजिक संस्थाएं, प्रौद्योगिकी और आमतौर पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की धीमी दर शामिल हो सकती है, जो आदिम संस्कृति को बताती है। आदिम संस्कृति के जो लेखक हैं, प्रिमिटिव कल्चर के जो लेखक हैं, नाम आता है एडवर्ड बर्नेट टायलर। सन 1871 में प्रिमिटिव कल्चर की एक किताब लिखा था टायलर महोदय ने, और आदिम समाज और सभ्य समाज के बीच संबंधों पर बहस किया था इन्होंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये पुस्तक का नाम भी है आदिम संस्कृति। ये बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसका तुलनात्मक मापन है? प्लीज सर ABC। देखिए, अगर मैं आपको इस सवाल की बात करता हूं, ये सवाल अधूरा है। आप ये कह लीजिए कि इस सवाल को किया गया था ड्रॉप। इस सवाल को किया गया था ड्रॉप, सभी बच्चों को इसमें मिला था कॉमन नंबर। कारण यह है कि जीवन प्रत्याशा भी आप कहीं ना कहीं इस चीजों को देखते हैं इसके अंतर्गत, है कि नहीं। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप साक्षरता, रहन सहन का स्तर और आय जैसे शब्दों को भी हम लोग जिक्र करते हैं। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन सभी चीजों को बेसिकली हम लोग HDI के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है 4, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है 4। मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए सन 1990 में से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको विकसित किया गया था, और एक संकलित एक आंकड़ा रहा जहां रुचि के 4 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की गई थी। 4 क्षेत्र कौन से थे? एक क्षेत्र था स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा का एक था अपेक्षित वर्ष, और एक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और एक था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये शब्द बेसिकली मेंशन किया गया था। तो मैं चाहूंगा कि इन शब्दों को आप लोग अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करिए। आवाज क्लियर है मेरी? एक बार बताइए। हेलो जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को जो है इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो सूचकांक में जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, सकल नामांकन है, ये 3 चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। इसका उपयोग मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों की एक श्रेणीगत करने की क्रिया को दर्शाता है। HDI का विकास किसके द्वारा किया गया था? HDI का विकास आपने पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का नाम सुना होगा, महबूब उल हक का नाम। हाँ, इन्होंने बेसिकली HDI को विकास या विकसित करने में एक अपनी अहम भूमिका निभाया है। ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो यहां जो जाता है ऑप्शन इस प्रश्न का, वो कॉमन है, सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिले थे, इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। 2024 के अनुसार अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, या 2023 के आधार पर बात करता हूं, तो मानव विकास सूचकांक बेसिकली भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 134वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत 2023 और 24 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। मानव विकास रिपोर्ट वर्ष में कब, कौन से वर्ष में जारी किया गया था? तो वह वर्ष आपको ध्यान रखना होगा सन
90 में। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा इसको किया गया था प्रकाशित। इसमें मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। एचडीआई के समग्र सूचकांक में 4 संकेत बताए हैं। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा, सतत विकास लक्ष्य का आप अगर बात करेंगे थर्ड वाला तो वहां पर वो रिलेट होगा। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सतत विकास की अगर बात करेंगे तो उसमें भी ये चीजें शामिल हो जाएगी। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को लेकर और राष्ट्रीय आय को लेकर भी चीजें शामिल की गई हैं। ये बात आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने प्रस्तुत है और इस सवाल का जवाब आपको बताना है कि जमीनी स्तर से संगठनों का गोलबंद करना क्या कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। समाज की वकालत कहलाता है। आप क्या कर रहे हैं वहां पे, समाज की वकालत कर रहे होते हैं ऐसी कंडीशन पर। दूसरा, समाज के आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन करना। आप इसे समाज सुधार कहेंगे क्योंकि ये परिवर्तन को रिलेट करता है कि नहीं, इसलिए आपका समाज सुधार जाएगा। जन समस्याओं के जन समाधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां आपका सामाजिक क्रिया होगी क्योंकि जन समस्याओं के जन समाधान हो रहा है। समग्र समाज की अगर विकास की बात करते हैं तो वह शब्द आ जाता है किसका, सर्वोदय सबका। सबका उदय, सबका विकास। सर्वोदय भारत का पुराना आदर्श है। हमारे ऋषियों ने गाया है, सरोपी जो है सरोपी सुखीन संतु। सर्वोदय शब्द ही बेसिकली एक ऐसा शब्द है जहां कहा जाता है सबका उदय सबका विकास। सर्वोदय शब्द में अगर हम बात करते हैं किसकी देन है तो सार्वभौमिक उत्थान के लेकर या सभी की प्रगति को लेकर या समग्र समाज के विकास को लेकर इस शब्द का निर्माण सर्वप्रथम मोहनदास गांधी जी के द्वारा जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू दिस लास्ट सन 1908 में जो अनुवादित किया गया था उसी पर यह बेस्ड था। और जॉन रस्किन की पुस्तक से बड़े प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी जी। आपने एक नाम सुना होगा सर्वोदय समाज के संस्थापक का नाम, आपने नाम सुना होगा सर्वोदय आंदोलन का नाम। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी और जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए अहिंसा और मानवाधिकार के प्रमुख समर्थक बने। सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, इस आंदोलन का लक्ष्य अहिंसक तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता पर था। ठीक है, भारत के एक अन्य प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण भी सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। इस शब्द को भी आप ध्यान रखिए क्योंकि उनके ऑप्शन में नाम हमें देखने को मिल जाता है भगत सिंह का भी। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। यानी सेकंड। कृषक और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण विधेयक 2007 है। निम्नलिखित में से किसकी पहल की है, यह सवाल आपके सामने फैक्ट पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। फार्मर एंड सीनियर सिटीजन, फार्मर एंड सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर बिल 2007 इज एन इंटिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी पहल है। तो इस सवाल का जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसी पर ये जो है प्रश्न बेस्ड है। तो सही ऑप्शन इसका जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, सॉरी डी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। देखिए इस
में अगर मैं आपसे बात करता हूं कृषक और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण को लेकर, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 कहा जाता है। भारतीय संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, शुरुआत की गई, यानी ऐतिहासिक कानून था ये। तो इसके द्वारा इसकी जो है शुरुआत हुई, किसकी, कृषक और बताइए वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिक हाँ भरण वरिष्ठ पोषण। नागरिकों का। तो भरण पोषण स्वीकार की अधिकतम सीमा को हटाना, उत्तरदाताओं को अपील करने के लिए अधिकार का विस्तार करना, संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करना, लाभ माता पिता को दिया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण द्वारा आवेदनों के लिए समय सीमा की गणना आवेदन प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी। इस तरीके के शब्द जो है बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। सही जवाब क्या होना चाहिए इसमें, देखो संशोधन हुआ था, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में प्रस्तावित संशोधन हुआ, 2018 में कानून तैयार किया गया, और बेसिकली संशोधन हुआ था कि यही शब्द जो था, भरण पोषण स्वीकार करना, अपील करने का अधिकार को हटाना, संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए लाभ माता पिता को ही दिया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें जो है 2018 में हुआ था। तो इसमें संशोधन हुआ था 2018 में। बताइए, क्लियर है? जी सर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेवार्थी कार्य संबंध के सिद्धांत, देखिए क्लाइंट और कार्य के बीच के संबंधों का सिद्धांत बताया जा रहा है आपके सामने। आसान सवाल है, एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए आप सभी लोग, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। सेकंड। सर ABCD सर। सर सभी लग रहे हैं वैसे। आप कह रहे हैं सभी लग रहे हैं, ओके। यदि यहां आपने कार्य और सेवार्थी के संबंध का सिद्धांत बता रहे हैं, तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत इन्वॉल्व है, नियंत्रित का भावनात्मक संबंध का इन्वॉल्व है, स्वीकारता इन्वॉल्व है, गोपनीयता इन्वॉल्व है, यानी सभी इन्वॉल्व है। ABCD, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो जाने वाला है वो सेकंड जाने वाला है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। ऑप्शन सेकंड सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति राहत का उपबंध किया गया था, यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। 42 42। ओके, 41। यहां सही जवाब बेसिकली जो जाने वाला है वह ऑप्शन आपका 42 होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 42, आपको ध्यान रखना है इसमें कि काम की न्यायसंगत एक पॉइंट होता है, काम की न्यायसंगत, जो कि दिया नहीं है। दूसरा, मनोचित दशाओं के बारे में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी क्वेश्चन में नहीं है। तीसरा, प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध, ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बताइए। सेकंड वाला सर, दूसरा। बिल्कुल, यही ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अनुच्छेद 41 की बात करते हैं अगर हम लोग, आप सबको मालूम है मैं आप लोगों से समाजवादी सिद्धांत पर आधारित DPSP पर बात कर रहा हूं, और 41 जो है वो बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, दिव्यांगता है, इसके मामलों में कार्य करना, शिक्षा पाना, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार को सुरक्षित किया गया है, जो आर्टिकल 41 बताता है, आर्टिकल 41 बताता है। उसके बाद आपका आर्टिकल 47 आता है। 47
आपसे कहता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना आर्टिकल 47 बताता है। आर्टिकल 43 राज्य के सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, वह अनुच्छेद बताता है 43। तो बेसिकली इस सवाल का सही ऑप्शन जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सत्य रहेगा, जो कि प्रसूति सहायता के उपभोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये सभी जो यहां पर मेंशन किए हुए हैं सभी समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। डीटीएसपी को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार। ठीक है, तो ये समाजवादी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल 44 नंबर का क्वेश्चन बताइए। प्रति 100 यानी प्रतिशत। प्रति 100 भाग करने का मतलब यही होता है प्रतिशत। अब देखो डी का 3 कहां पे है, जिसमें डी का 3 है वो ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड वाला सही होगा। तीसरा। हाँ, अब परिवर्तित और विस्तारित परास कहलाता है रेंज। संपूर्ण के सापेक्ष तुलना का विचारणीय संख्या समानुपात होती है और एक दूसरे के सापेक्ष जिनके आकेरों को इंगित करने वाली 2 या अधिक संख्याओं की तुलना, जो कि अनुपात रेशियो में आता है। आसान बहुत था क्वेश्चन ये वाला। इस सवाल का जवाब बताइए, मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 45 डी सर। व्यक्तिगत समाज कार्य में प्रकारात्मक उपागम का विकास किसने दिया है? डी कह रहे हैं आप। ऑटो रैंक ने दिया है सर। ओके, सही जवाब प्रकारात्मक अभिगम हो या उपागम हो, इसका विकास ऑटो रैंक का नाम आता है। ठीक है, प्रकारात्मक उपागम का विकास ऑटो रैंक ने किया है। ध्यान देने वाली बात यहां अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं ऑटो रैंक के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मनोविश्लेषक के साथ साथ दार्शनिक और लेखक भी रहे हैं ऑटो रैंक महोदय। ये बड़े करीबी रहे हैं सिगमंड फ्रायड के, बहुत ही बड़े, अगर हम बात करें विद्वान हैं जिन्होंने सिगमंड फ्रायड के थ्योरीज में मदद भी किया था कार्यों को लेकर। ऑटो रैंक का नाम। ठीक है, तो इनका ये जो बेसिकली प्रभावित हुए हैं, सिगमंड फ्रायड से प्रभावित हुए हैं, कार्ल जंग से प्रभावित हुए हैं, जस्सी ट्राप से प्रभावित हुए हैं, कार्ल रोजर से प्रभावित हुए हैं, पॉल गुडमैन से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, रोलो से प्रभावित हुए हैं और इरविन यालोम से प्रभावित हुए हैं। ये सारी चीजें जो है यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑटो रैंक। ठीक है, ऑटो रैंक ने फ्रायड के साथ मिलकर कार्य किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रायड के साथ है मिलकर काम किया इन्होंने, ऑटो रैंक ने। द ट्रॉमा ऑफ बर्थ प्रकाशित किसने किया है? 1966। सॉरी 1924 ऑटो रैंक। आगे देखिए, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए।
देखिए, सबसे पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में चरण है, आवश्यकता की पहचान होनी चाहिए यानी है, आवश्यकता की प्राथमिकता देना चाहिए यानी बी है, कार्यक्रम का निर्माण यानी सी है, फिर संसाधनों की खोज यानी डी है। ए बी सी डी यही होना चाहिए कि संसाधनों खोज के बाद निर्माण होगा ना, खोज के बाद निर्माण होगा, पहले डी फिर सी, पहले खोज होगी फिर उसके बाद निर्माण होगा। ठीक है, तो ए बी डी सी होगा आपका पहला ऑप्शन। हाँ, पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का ढांचा यानी फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जवाब बताइए। सर डी सहायता। अधिकार पर है ये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का ढांचा, ध्यान देने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था। भारत के ये एक अधिनियम है जो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी देने की बात करता है। 25 अगस्त 2005 को ये जो है लागू हुआ। ठीक है, और यही 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। ठीक है, 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 220 रुपए की सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी भी देता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके अंतर्गत। चलिए बताइए, आवाज क्लियर मेरी? जी सर, क्लियर है सर। बताइए एक बार बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। विशेष शिक्षा सर, वेलफेयर सर्विस के ओके, अंतर्गत आता है सर। निम्नलिखित में से क्या कल्याण सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कल्याण के अंतर्गत, वेलफेयर सर्विसेज के अंतर्गत आता है। यदि आपने यहां पर विशेष शिक्षा को रखा है, स्पेशल एजुकेशन को रखा है, तो बेटर है ऑप्शन नंबर बी। व्यवसायिक शिक्षा आपका कल्याण सेवा का पार्ट नहीं है, उच्चतर या हायर एजुकेशन भी नहीं है, ना ही तकनीक शिक्षा भी है। केवल स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो कल्याण सेवा बेसिकली मेंशन करता है। देखिए, विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षक जो है विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से, विशेष कैरिकुलम के माध्यम से विशेष बच्चे को शिक्षण प्रशिक्षण जो है प्रदान करता है। इस कंडीशन में उसे कल्याण सेवा कहा जाता है या वेलफेयर सर्विस कहा जाता है। तो वेलफेयर सेवा या सर्विस के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो विशेष शिक्षा के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन आपका बी वाला यहां पर माना जाएगा। आगे प्रसिद्ध एक पुस्तक है साजे वतन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है टॉपिक या सिलेबस से हट के आ गया था, और जैसा कि आप सबको पता होगा मुंशी प्रेमचंद जी की किताब है, ये हिंदी का किताब है। एक आध प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, अलग से, तो ये अलग से आ गया था, हिंदी का क्वेश्चन पेपर ये है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसके लेखक हैं, साज वतन के। गोदान गबन जैसे पुस्तक उन्होंने लिखा है, नाम आता है उनका मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड के अनुसार चरणों को सही क्रम में आपको दर्शाना है। आपको क्रम में सारी चीजें दर्शानी है। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है ना, सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने कुल टोटल कितने चरणों के बारे में जिक्र किया है? 5 चरणों के बारे में। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण शब्द को कब गढ़ा था?
1896 में गढ़ा था। यह आपको ध्यान रखना है। सिगमंड फ्रायड के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में चेतना के 3 स्तर भी बताए हैं, अचेतन, पूर्व चेतन, चेतन, ईगो, सुपर ईगो और इद जैसे शब्दों के बारे में भी बताया है इन्होंने, है कि नहीं? सुना होगा आप लोगों ने। जी सर। जी सर। ठीक है। और सिगमंड फ्रायड ने ही, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इन्होंने अवस्था यानी चरण के बारे में भी बताया है। मौखिक अवस्था पहला है, जो शिशु जन्म से लेकर 18 महीने तक होता है। जन्म से 18 माह। देखिए, मौखिक, यदि उस मौखिक चरण वो चरण होता है, मौखिक अवस्था, शिशु के मुख के माध्यम से आनंद की तलाश पर होता है। इस अवस्था के दौरान ना आनंद पैदा करने में स्वाद और चूसने की जरूरत प्रमुख हो जाती है। तो मौखिक उत्तेजना महत्वपूर्ण होती है। यदि उस समय सीमा के दौरान शिशु की जरूरतें पूरी नहीं होती है तो मौखिक अवस्था में स्थिरता आ जाती है। तो जब स्थिरता आ जाएगी तो उसे जो है स्थिरीकरण कहा जाता है। तो यहाँ अंगूठा चूसना, धूम्रपान करना, ज्यादा खाना, नाखून चबाना जैसी आदतें भी विकसित हो सकती हैं इसमें। ठीक है, ये आपका पहला अवस्था है। दूसरा, बेसिकली जो अवस्था होती है उसे हम गुदावस्था कहते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं? गुदावस्था बोलते हैं। गुदावस्था की जो आयु होती है ये 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक होता है। 18 माह से 3 वर्ष तक का होता है ये। इस अवस्था में शिशु जो होता है आनंद प्राप्ति के केंद्र आत्र और मूत्रस्राव में स्थित होते हैं। माता पिता इस समय अवधि के दौरान शौचालय प्रशिक्षण और आत्र नियंत्रण पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बेसिकली ये दर्शाया जाता है गुदावस्था में। तीसरा आपका आ जाता है यहां पर लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था, इसे फैलिक स्टेज भी कहा जाता है। इसी अवस्था में इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जो ओडिपस पाया जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है वो लड़कों में पाया जाता है, बॉयज में, और एक जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है लड़कियों में पाया जाता है, यानी गर्ल्स में पाया जाता है। गर्ल्स पिता के प्रति स्नेह को दर्शाती है, बॉयज माता के प्रति स्नेह को दर्शाता है। तो उस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स एक ग्रंथि है जिसको हम ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तीसरी स्टेज में पाया जाता है। इसकी आयु 3 साल से शुरू होती है, 6 वर्ष तक चलती है। 3 से 6 वर्ष, ये बात आपको ध्यान रखना है इस अवस्था का नाम में। फैलिक स्टेजेस में संवेदनशीलता जननांगों में केंद्रित हो जाती है। हस्त मैथुन दोनों लिंगों में आनंद का एक नया स्रोत बन जाता है। बच्चा शारीरिक लिंग अंतर के बारे में जागरूक हो जाता है, जो ईर्ष्या और भय के संघर्ष को गति देता है। तो सिगमंड फ्रायड ने यहां पे तब जाके इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि के बारे में जिक्र किया था। एक आता है काम प्रस्तुति अवस्था, चौथे नंबर पर, जिसे विलंबित अवस्था भी कहा जाता है, चौथा अवस्था को। यह अवस्था 6 से लेकर 11 वर्ष तक के चलती है। 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के चलती है। इस अवस्था में तरुणाई अवस्था आप लोगों ने सुना होगा, यूनिट नंबर 2 में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है। तरुणाई, सॉरी थर्ड में, यूनिट नंबर 3 में तरुणाई अवस्था। तो तरुणाई अवस्था बेसिकली यौवन अवस्था को दर्शाता है। तो इस अवस्था के दौरान शरीर का कोई भी आनंद चाहने वाला क्षेत्र नहीं होता है। इसके बजाय अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो सभी यौन भावनाएं दमित हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चे सामाजिक कौशल विकसित करने
और साथियों और परिवार के साथ बातचीत के माध्यम से आराम पाने में सक्षम होते हैं तो उसे काम प्रसूति अवस्था कहा जाता है। एक लास्ट अवस्था होती है जननांगी या जननांग अवस्था। मनोलैंगिक विकास का अंतिम अवस्था होती है, ये 11 वर्ष से शुरू होती है, यौवन तक चलती है, यानी यौवन आप कह सकते हो 18 वर्ष तक, 11 से लेकर 18 वर्ष तक ये चलती है। आयु में वयस्कता तक पहुंचने तक, अगर हम 18 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, आयु में वयस्कता तक पहुंचने पर यह समाप्त हो जाती है। यौवन की शुरुआत एक व्यक्ति से दूसरे विपरीत लिंग के प्रति गहरी रुचि को दर्शाता है। ये यदि कोई व्यक्ति मनोलैंगिक अवस्था में से किसी में भी स्त्रीकरण का अनुभव नहीं करता तो एक बार जब वह जननांग अवस्था में पहुंच जाता है तो वह एक संतुलित इंसान के रूप में विकसित हो जाता है, तो वह जननांगी अवस्था कहलाती है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्रम में लगाइएगा A C B D E, A C B D E, ऑप्शन थर्ड सर। थर्ड सर। A C B D E सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो गया है वो क्वेश्चन नंबर 50 का सी गया है, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक उपागम MG रॉस का नहीं है? कॉन्वेंट का मतलब एक प्रकार से निर्दिष्ट शब्द को रिलेट कराता है, तो विशिष्ट, सामान्य और प्रक्रिया, तो मुर्रे जी रॉस का तो नाम आता है जहां आप विशिष्ट और सामान्य और प्रक्रिया को शामिल कर सकते हो, लेकिन सामाजिक योजना निर्माण कोई भी उपागम नहीं है, ना ही ये रोथमैन का है, ना ही ये HY सिद्दीकी जी का है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण का अर्थ क्या बताया था, एक बार फिर बता दीजिए। निर्दिष्ट शब्द होता है, निर्दिष्ट शब्द होता है कॉन्वेंट का मतलब। अगला सवाल आपके सामने, और सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, और प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्रेक्षण के बारे में। प्रेक्षण का अर्थ देखना है आप लोगों को, और वो भी किस प्रक्रिया में? निम्नलिखित के साथ चीजों को देखा जा सकता है प्रेक्षण के अर्थ में। देखिए, मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम है, प्रेक्षण का मतलब होता है देखना, यानी ऑब्जर्वेशन करना, यानी निगरानी करना। अब आप सब बताइए, आपको क्या देखना है, क्या निगरानी करना है? निम्नलिखित के साथ चीजों को देखना है। किन चीजों को पर आप लोग जो है जिक्र करेंगे? किसी सजीव प्राणी जैसे मानव द्वारा अपने सेंसेस यानी इंद्रियों के द्वारा, अथवा किसी अन्य आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपकरण जैसे बहुमापी द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसको हम लोग प्रेक्षण बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है पक्षपात के साथ, दूसरा पॉइंट है अनेक प्रयोजन के साथ, तीसरा है बिना किसी प्रयोजन के साथ, चौथा है महत्वपूर्ण चर्चा के साथ, और पांचवा है जो है संरचना की समझ स्थापित करने के लिए। तो ये आपके सामने प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं AD, BE, और उसके बाद आपका AC, फिर ABCD दिया हुआ है। तो सही जवाब इस प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं प्रेक्षण को लेकर, तो देखिए अनेक प्रयोजनों के साथ आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पक्षपात के साथ तो काम करेंगे नहीं प्रेक्षण में, सिंपल सी बात है भाई, आप समझ सकते हो, बिना किसी प्रयोजन से कोई कार्य होता ही नहीं, इसलिए प्रेक्षण तो होगा ही नहीं। महत्वपूर्ण चर्चा को बात यहाँ पर रख सकते हैं साथ में, अभी थोड़ा सा सोचेंगे इस पर, और संरचना की समझ स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, प्रेक्षण देखो, अगर मुझे कुछ बनाना है, कोई स्ट्रक्चर या कोई ढांचा बनाना है, तो मैं प्रेक्षण करूंगा, तो मैं ऑब्जर्वेशन या देखूंगा या निगरानी जो करूंगा, तो यानी इसका मतलब है कि संरचना वाला सही है। और अनेक प्रयोजन के साथ अगर मान लीजिए कोई आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको प्रेक्षण करना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये बी और आपका ई है। डी, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए भी प्रेक्षण होता है। अगर किसी चीज पर अगर आपको डिस्कशन करनी है, परंतु आंशिक रूप से कहिएगा, यहाँ पे पूर्णता के रूप में ऑप्शन डी को ना रखेंगे। आंशिक का मतलब होता है थोड़े के लिए,
मतलब अगर मुझे आपसे डिस्कस करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर रिसर्च पर, तो उस चीजों को लेकर आप पहले हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो कि डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमें थोड़ी सी उस चीजों को देखना पड़ता है ना, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो अगर डी ऑप्शन में है तो आप उसको सत्य मानिएगा, यदि नहीं है तो इसको आप एलिमेंट करिए। देखिए अगर डी है तो ए है, आप हटा सकते हो। बी उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन में है, जो कि ये बेसिकली है ही नहीं ना, ए ऑप्शन है ही नहीं और ए तो है ही नहीं, यहां पर केवल बी और ई है। अगर यहां पे डी भी ऑप्शन में होता तो भी सही होता, लेकिन डी जो है वो आंशिक रूप से सत्य है। आंशिक का मतलब होता कम, आंशिक रूप से सत्य है। तो प्रश्न अच्छा था, नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था जो आप लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग देख रहे हैं 2020, 21, 22, 23 में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में मैं करवाया हूं, अभी 23 करवाया हूं, 22 करवाया हूं, 21 भी करवाया हूं, 20 करवा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीटेड हैं, हो सकता है भाई पॉसिबिलिटी बनती है कि दोबारा भी आ जाए। चलो अगर दोबारा नहीं आए तो उससे संबंधित हो सकता है आ जाए। तो सवाल आपके सामने ये कहता है कि नारीवादी समाजकारी में, तो आप सभी लोगों को पता है लीना डोमिनिली का ही नाम लगाते चले आ रहे हैं। जितनी बार प्रश्न ये आया भी है, मैं आप लोगों को बताया भी हूं कि नारीवाद समाजकारी में लीना डोमिनिली का ही नाम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कार्य केंद्रित समाजकारी पद्धति को लेकर, देखिए विलियम रीड का नाम, परंतु कार्य केंद्रित में विलियम रीड का नाम अगर आता है तो ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में विलियम रीड का नाम है ही नहीं, तो यहाँ पे किसका नाम जाएगा? तो कार्य केंद्रित के बजाय अगर मैं बात करूंगा पीटर मार्क्स का नाम चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कल्याण अधिकार पद्धति को लेकर, वेलफेयर राइट्स को लेकर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो इस प्रश्न के जवाब में अगर मैं बात करूंगा तो नील बेटमैन का नाम जाता है और नील बेटमैन महोदय यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। संकट हस्तक्षेप की पद्धति है, मैंने आपको क्राइसिस को लेकर बातचीत किया है इंटरवेंशन में, लीडियर रिपोर्टर का नाम हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब जा रहा है आपका, आप ऑप्शन देख के मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, प्लीज। सेकंड। ऑप्शन सेकंड सर। सेकंड। दूसरा। यदि आपने दूसरे का जवाब दिया है तो आपने करेक्ट जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला सवाल 54 निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट करता है? मतलब अधिकारों की अवधारणा, राइट के अधिकार, सत्ता वगैरह का, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत जो है स्पष्टीकरण कर देती है? देखिए, नैतिक और सामाजिक रूप से सही अथवा न्याय संगत उचित व्यवहार करोगे तो यह अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट कर रही है, पहला सही है। न्यायोचित दावे को औचित्य के रूप में दर्शा रहे हैं अगर आप, तब भी ये कंडीशन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। औचित्य का मतलब समझते हैं क्या होता है प्लीज? नो सर। चलिए फिर समझिए, औचित्य का मतलब मीनिंग, उपयोगिता आप सभी लोगों को मालूम होगा, उचित भाव आपको मालूम होगा, न्यायोचित दावों का उचित तरीके से या उचित भाव के परिप्रेक्ष्य में या उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में शब्द रिलेट होता है औचित्य। यूजेबल चीजों को हम लोग औचित्य कहते हैं। तो ये चीजें इन्वॉल्व होता है। और विधिक अथवा नैतिक रूप से अध्यर्थ वस्तु, अध्यर्थ वस्तु जानते हैं क्या होता है? अध्यर्थ जानना जरूरी है। सबसे पहले यह कि अध्यर्थ होता क्या है। अगर अध्यर्थ नहीं पता होगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे फिर तो इस शब्द को भी। ठीक है, अध्यर्थ वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, वह वस्तु नैतिक रूप से जिस पे आपकी संपत्ति अगर आपके नाम है तो आप उस वस्तु पर, अपनी संपत्ति पर आप अपना अधिकार जता सकते हैं। आपका सेल फोन है, आप अपने सेल फोन पर अपना अध्यर्थ, आपका वो क्या, आपके लिए वो अध्यर्थ वस्तु है, आप उस पे अपनी वस्तु पर अपना अधिकार जता सकते हैं। तो यहां पे कहने का मतलब जो अध्यर्थ शब्द है वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, तो वैधिक और नैतिक रूप से उस वस्तु पर अपना अधिकार जताया जा रहा है, यानी क्लेम। अध्यर्थ मतलब यानी क्लेम। तो इस कंडीशन में आपका ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। अधिकार क्या उदाहरण भाई, जब क्लेम, तभी अगर बाइक वगैरह खो जाती है, अगर इंश्योरेंस वगैरह होते हैं तभी तो क्लेम करते हो आप लोग। तो इसका मतलब है कि विधिक और नैतिक रूप से आपने उसका पालन किया है। तो आपका सी और बी और ए सही जा रहा है।
निर्धारित समुच्चय, समुच्चय का मतलब जानते हैं? समुच्चय, प्लीज। सेट, सर ग्रुप। सेट, ग्रुप, बिल्कुल 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 सही बात, सेट या ग्रुप। तो निर्धारित समुच्चय का अनुपालन करने के लिए लोगों को बाध्य करना, मतलब देखो भाई, लोगों को आप क्या कर रहे हो? बाध्य कर रहे हो। यह उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अधिकारों की अवधारणा में ये उचित होगा कि आप लोगों को बाध्य कर दो? नहीं, नहीं गलत है। तो ए बी सी को लगाइए और ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वर्ष से कम आयु के शिशु, सॉरी, एक वर्ष से कम आयु के बालक की मृत्यु को क्या संज्ञा दी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बट इस सवाल थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसका आंसर बताया गया है आयोग के द्वारा। मैं भी बताऊंगा आप लोगों से। पहले एक बार आप लोग बताइए। सेकंड। शिशु मृत्यु दर। अच्छा, आप सभी नवजात शिशु नवजात शिशु सर ऑप्शन 4 नवजात शिशु मृत्यु दर। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन में डी को लगाया है, नवजात शिशु को, तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहां अगर मैं बाल मृत्यु दर की बात करता हूं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है ये। शिशु मृत्यु दर की बात करता हूं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ये। वहीं अगर हम लोग जब बात करते हैं पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट को, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्रसव के बाद, और जो न्यू बॉर्न इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उसको नवजात बोलते हैं हम लोग, है ना। सरल है। फिलहाल मैं सबके बारे में एक एक लाइन में बताना आप लोगों को उचित समझूंगा। देखिए, आप सभी लोगों के सामने यहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बेसिकली दिखाई दे रहा है। इस संबंध में आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये जान लेना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप सभी लोग याद भी रखें, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मृत्यु दर यहां पर पहले वाले का, मृत्यु दर वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या और वर्ष की औसत कुल जनसंख्या का अनुपात है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाल मृत्यु दर बोलेंगे। बच्चों को लेकर है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम दर्शाते हैं। तो द मोर्टेलिटी रेट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन द ईयर टू द एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। यानी मृत्यु दर वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या और वर्ष की औसत कुल जनसंख्या का अनुपात होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का नाम देते हैं। बच्चों के संबंध में रहेगा, इस कंडीशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक आपके सामने आता है शिशु मोर्टेलिटी रेट, जहां इनफैक्ट जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसमें इसे जानते हैं, अगर मैं आप लोगों से इसकी बात करता हूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है शिशु मृत्यु दर को? पॉइंट नंबर बी, सॉरी बी नहीं है, सी है शायद ना, थर्ड है, हाँ थर्ड। शिशु मृत्यु दर को एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहां आप कह सकते हो कि 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है 1000 जीवित जन्मों पर ये जो बेसिकली जिक्र किया जाता है शिशु मृत्यु दर को लेकर, ठीक है। तो द infant mortality rate is the defined as the number of deaths
of children under 1 year of age expressed per 1000 लाइव बर्थ, यानी शिशु मृत्यु दर को 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है 1000 जीवित जन्मों पर। इस शब्द को ये दर्शाएगा आपके सामने। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन और आता है। सर अभी तो आपने नवजात शिशु मृत्यु दर बताया था 1 वर्ष से कम उम्र में। नवजात शिशु क्या 1 वर्ष से कम? 1 वर्ष से कम आयु के नवजात शिशु मृत्यु दर 1 ऑप्शन वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु की जो संज्ञा दी गई नवजात शिशु मृत्यु दर दी गई है। शिशु मृत्यु दर को 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की जो संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, जहां पे 1000 जीवित जन्मों पर बात हो रही है। ये आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बेस इसी को बनाया गया है, बेस इसी को बनाया गया है। बाकी जो न्यू बॉर्न इन्फेंट की बात हुई है यहां पर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन WHO ने बेसिकली इसको 5 वर्ष बताया था, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है। वह ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हो? जी सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे शिशु मृत्यु दर में भी 1 वर्ष से कम आ रहा है ना, और नवजात वाले में भी 1 वर्ष से कम आ रहा है, तो अरे थोड़ा सा भाई इसको- मैं कह रहा हूं आपसे कि आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को माना। WHO ने, WHO का नाम जानते हो? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवजात शिशु मृत्यु दर को 5000 पर बताया है, 1000 पे नहीं बताया है। उसने कितने बताया? WHO ने 5000 पर बताया है ना। 5000 पर WHO की भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। परंतु अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे, एक तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd और एक ऑप्शन नंबर आपको 4th, क्या यहां पे संज्ञा दी गई है। दोनों में मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूं। यहां देखिए 3rd में शिशु मृत्यु दर है, यहां नवजात शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर है और नवजात शिशु मृत्यु दर है। तो नवजात शिशु मृत्यु दर के मतलब यहां पे दर्शाया गया कि 1 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु की संज्ञा दी गई। ठीक उसी प्रकार से 1 वर्ष से कम बालकों की जो मृत्यु की जो संज्ञा दी गई वो शिशु मृत्यु दर पर भी दी गई थी, परंतु वहां पे 1000 पर इन्होंने बताया। WHO ने कहा भी 5000 पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से चीजों को दर्शानी पड़ेगी, है ना। तो नवजात अवधि बच्चे के जीवित रहने के लिए सबसे कमजोर समय बताया है, या सबसे कमजोर समय होता है। बच्चों को जीवन के पहले महीने में मरने का सबसे ज्यादा जो जोखिम होता है उस कंडीशन, पहले महीने का, हालांकि यहां पे महीना मेंशन ही नहीं किया, तो सवाल महीना मेंशन करता तो आप एग्जैक्ट कर देते कि नवजात शिशु मृत्यु दर ही है, क्योंकि वर्ष मेंशन किया इसने। लेकिन मैं जो महीना बता रहा हूं आप लोगों को, माह जो शब्द यूज कर रहा हूं वो नवजात शिशु मृत्यु दर में यूज होता है। ये बात अपनी कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए यहां पे। अब आयोग ने नवजात मृत्यु दर के या नवजात शिशु मृत्यु दर को बताया है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आगामी परीक्षा आपसे आता भी है तो इसी को ही लगाए, क्योंकि आयोग इसी को ही सत्य मानेगा। 2020 में कम से कम आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन गए थे, किसमें? ड्रॉप में। 8 से 10 क्वेश्चन 2020 वाले में गए थे। था तो इस पे भी क्लेम, है ना, था तो इस पे भी क्लेम, परंतु आयोग ने जो है इसको डी वाले ऑप्शन को माना था। लॉकडाउन का समय था सर, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप। बिल्कुल बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन गए थे। तो नवजात शिशु मृत्यु दर ना, ये वैश्विक स्तर पर और सभी क्षेत्रों में गिरावट आने के संबंध में दर्शाता है। 1 से 11 महीने या 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की तुलना में बेसिकली दर्शाया गया है। तो 1 से 4 की बात हो जाती है। इस कंडीशन को पर्टिकुलर इसको देना चाहिए था, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेसिकली अधूरा को रखा, लेकिन आयोग ने यहां पर डी माना। तो कंफ्यूज मत होइए, 5000 WHO को रखिए, माह को अगर ध्यान रखिए तो नवजात शिशु को मृत्यु दर में ध्यान रखिए,
और कम से कम अगर 1 वर्ष की बात कर रहा है तो शिशु मृत्यु दर को ही आप लगाइए, वो आपका ऑप्शन सही जाएगा। फिर अगर नहीं है तो ऑप्शन में एक और ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, पोस्ट नियोनेटल के बारे में। पोस्ट नियोनेटल के बारे में देखिए, ये बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यानी सिंपल बात है ये, और ये आपसे कहा गया है, इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जन्म के बाद वाली प्रक्रिया रिप्रेजेंट की गई है इसमें। मातृ मृत्यु दर का मीनिंग को दर्शाते हुए इसने दर्शाया है। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली जो जटिलता है, उसके कारण होने वाली जो मौत होती है, उसमें दर्शाया है यहाँ पे प्रसव के बाद मृत्यु दर। तो यहाँ पर्टिकुलर किसी बच्चे को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है ना। प्रसव के बाद की प्रक्रिया में ना ही मां को इंडिकेट किया गया है, परंतु प्रसव पश्चात वाली प्रक्रिया में 90% जो भूमिका आती है वो मातृ मृत्यु दर को ही दर्शाई जाती है। ठीक है, 90%। तो इसलिए प्रसव के बाद की बातें यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस शब्द को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखिए। शाम को एक क्लास आपकी 7 to 8 है और एक 8:30 to 9:30 है। बस 2 क्लासेस हैं, आपको मिल जाएंगी शाम को। ठीक है, शाम को क्लासेस चलेंगे अपनी निर्धारित समय पर। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करिए। ठीक है सर। चलिए फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं हम सभी लोग। ओके, ये पीडीएफ मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पर।